हमारा दोस्त कौन है, यूएस है या चाइना है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछना पड़ रहा है कि जिस तरह के अभी का माहौल है, आप देखे जैसे ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है अगस्त महीने से, तब से ना हाहाकार मच गया है और ना अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखो तो पिछले कुछ महीनों में जब से ट्रम्प साहब आए तो पता नहीं चल रहा है कि किस तरह जा रही है इकोनॉमी, और ना किस तरह से हर एक कंट्री के एक दूसरे के साथ रिलेशन रहेंगे। और एक तरह से ना सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील करने के पीछे भाग रही है, क्योंकि यूएसए पे भरोसा किया नहीं जाता है। लेकिन एक तरफ से चाइना हमारे लिए, तो क्या चाइना पे भरोसा करें? क्योंकि जब से यूएस ने टैरिफ लगाए हम लोग चाइना के तरफ ज्यादा मुड़े हुए हैं। लेकिन चाइना भी हमें पता है कि किस तरह का देश है, तो क्या उस पर भी हम लोग भरोसा कर सके? तो आज थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए यहाँ से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही है, लेकिन व्हाट आई फील जो मुझे लग रहा है मैं आज आपको बताऊंगा। और ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, और प्लस ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में आगे जाके होगा, तो आज थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। आगे जाने से पहले गाइस, जैसे मैं हर वक्त बोलता हूँ गाइस, दिस यहाँ मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो जो भी मेरे ओपिनियन होंगे वो सिर्फ कह सकते हैं कि ओपिनियंस है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन संबंध नहीं है। और आज शाम को गाइस, आज शाम को 8 बजे हमारा एक स्पेशल सेशन है जहाँ मैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, क्या रेलवे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो जरूर अटेंड कीजिए, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वापिस आते हैं यूएस और चाइना के बारे में, तो पहले यूएस की बात करते हैं। देखिए यूएस ने ये सब किया क्या, जैसे आपको पता है कि उनका डेट बहुत ही बढ़ गया। ऑफ कोर्स ना 1.25% ऑफ दैट जीडीपी इज दैट डेट, ऑलमोस्ट कह सकते हैं $35 ट्रिलियन, जबकि उनकी जीडीपी 27-28 ट्रिलियन डॉलर है। और आगे क्या था कि कह सकते हैं कि 50 साल तक या 100 साल तक उनको इशू नहीं आए थे, क्योंकि डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी हमेशा रही है। और कह सकते हैं उन्होंने इकोनॉमी अपनी ओपन रखी तो काफी कैपिटल इन्फ्लो हो रहा था, लेकिन वो कह उन्होंने पूरी दुनिया का भार खुद उठाया हुआ था। ऑफकोर्स वो डिफेंस में आ गए, तो ऑलमोस्ट 150 कंट्री में उनकी डिफेंस की आर्मी ऑलरेडी तैनात है, तो काफी हद तक कहते हैं ना कि एक तरह का सुप्रीम कमांडर और सबको सेफगार्ड करके रखा हुआ था। तो उनका जो तीन मेन पिलर थे वो थे डिफेंस, ऊपर से दूसरा एक पे था डेट। डेट कैसे कि भाई कभी भी पैसे छापना है छाप दो। अब आप कोविड के टाइम देखो तो यूएस ने ही मनी सप्लाई किया था, लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम भी मनी सप्लाई जो यूएस से ही आया था। तो कहते हैं ना डेट वो लेते जा रहे थे। और तीसरा था हमेशा ट्रेड। ट्रेड यानी ओपन इकोनॉमी थी, कोई भी आके ट्रेड कर सकते, हमारी कंपेरेटिवली काफी क्लोज इकोनॉमी, हम लोग सबको आने नहीं देते, काफी टैरिफ लगाते हैं। तो ये जो डिफेंस डेट और ट्रेड के बलबूते पे अभी तक सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होगा कि डेट इतना बढ़ गया है कि उनको कहीं ना कहीं डेट कम करना पड़ेगा। जैसे अभी की बात है कि भाई यूएस शटडाउन की बातें चल रही, जैसे आपको पता है। तो क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे छापते गए, और जो छापे वो कहाँ खर्चा किया? वॉर्स में, कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने कहते हैं ना कि सब्सिडी दी बाकी सब कंट्रीज को, उस तरह से यानी कहते हैं माई बाप पूरी दुनिया का बना के रखा हुआ था यूएस को। लेकिन अभी ट्रम्प साहब बोलते हैं भाई इनफ इज इनफ, हमें भी टैरिफ लगाओ और हमें खुद का माई बाप खुद बनना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ लाओ, बहुत कुछ हुआ, यही सब हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी इसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऐसी बातें करते हो, आप एक बिगेस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी हो वर्ल्ड की, अगर आप बोलो ना कि यूएस के बेस पे चाइना, जापान जैसी कंट्री बहुत आगे निकले। अगर आप देखो तो पिछले 30 साल में यूएस को पूरा निचोड़ आए, 30 नहीं 20 साल पकड़ लो, 20 साल 25 साल में जापान और चाइना, खास करके चाइना ने पूरा निचोड़ दिया। उनका जो लिबरल पॉलिसी जो यूएस की रही उसका पूरा बेनिफिट चाइना ने लिया, और चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई। ओके, तो अब भी यार फॉल्ट उनका ही था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि यूएस ने क्या किया कि भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे गए कि भाई हमें, हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हमारे लिए आईटी है, हम नो रिसर्च करते। तो भाई वही है एनवीडिया से लेके नो मेटा एंड ऑल दैट, फेसबुक,
गूगल वैसी सब कंपनीज आगे बढ़ी, और जो कहते हैं ना लो एंड जॉब्स थे, जो इंडस्ट्री के जॉब थे, वो धीरे धीरे यूएस से हटके चाइना में चले गए। और चाइना ने उसका पूरा फायदा हुआ। चाइना बोलते भाई ठीक है, तेरे को सस्ते में माल चाहिए, मैं सस्ते में दूंगा, मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास स्किल लेबर है। और वो जो कहते हैं ना कि जो कॉस्ट में बनाते हैं वो कभी यूएस मैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वेजेस बहुत हाई है। करेक्ट, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, वो तो सबको पता ही था। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, चाइना सप्लाई करने लगा, और चाइना काफी बड़ी इकोनॉमी बन गई। अभी क्या हुआ है कि अभी वहां के जो डिफरेंस हो जाते हैं ना, जो आईटी में है या नो जो एआई में, और टॉप 1% 2% मैक्सिमम वेल्थ होते हैं, जैसे इलॉन मस्क से लेके ये मेटा के ओनर नो, और सभी सब। और जो लोअर लेवल है उनके बीच में डिफरेंस बहुत बढ़ गया, और वहाँ वो प्रॉब्लम आ चुकी है। इसके वजह से ये ट्रम्प सब ये टैरिफ ले रहे हैं, लेकिन टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनका भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगा रहे हो, बाहर से जो माल आ रहा है, एक तो वो तो महंगा हो ही रहा है, प्लस डॉलर भी डीवैल्यू हो रहा है। डॉलर भी अगर आप देखो अभी तक 10% से डीवैल्यू हुआ। अभी आप बोलोगे तो अपन रुपये और डॉलर में तो सेम है, कहाँ डॉलर डीवैल्यू हुआ है, रुपये तो अभी भी 88 पे। ऐसा नहीं है, अगर आप अगेंस्ट द डॉलर इंडेक्स की बात करो तो वो कम हो गया है। तो उसके वजह से डबल मार यूएस को भी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे जाके अभी उनको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे चले गए कि जहां अभी डेट सस्टेनेबल नहीं है। और अगर डॉलर डीवैल्यू होता है तो आगे जाके उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो अभी ये बातें चल रही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट यूएस में आना चाहिए, लेकिन पता है क्या हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यूएस का डिफेंस जबरदस्त है, लेकिन यूएस का डिफेंस की बात करो तो उसमें भी जो जो मटेरियल्स मिनरल्स जो लगते हैं वो चाइना से आते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल ऑल दैट। इनडायरेक्टली वो चाइना पे डिपेंडेंट। चाइना बहुत शातिर है, 90-95% जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ ही होते हैं, तो उसके वजह से मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसके लिए इनडायरेक्टली यूएस चाइना पे डिपेंड है, और वो बात यूएस को अभी भी खटक रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। यानी वो सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है कि भाई सब मैन्युफैक्चरिंग खुद के बेस पे एंड टू एंड नहीं करते, जबकि चाइना, उन्होंने उनको क्या लगा था कि जब यूएस ने चाइना को डब्ल्यूटीओ में लेके आए ना, तब उनको लगा कि भाई बेसिकली चाइना को हम नेक्स्ट जापान बनाएंगे, जापान को भी इंडिया यूएस ही ऊपर ले, क्योंकि क्या हुआ था कि जब यूके और जापान की हालत खराब थी ना, तब इन्होंने लिबरल पॉलिसी लगा के जापान और यूके ने काफी सारा माल यूएस में बेचा, और उस तरह से जापान और यूके ऊपर आया। तो उनको लगा, और जापान फिर उनके कंट्रोल में रहा, क्योंकि उनका मिलिट्री सपोर्ट पूरा यूएस देने लगा था। उनको लगा चाइना को भी वो कंट्रोल में ला देंगे, उनको डब्ल्यूटी में में शामिल करके, हमको अभी तक नहीं किया है। लेकिन उल्टा हुआ, चाइना का ऐसा कोई मतलब नहीं था। चाइना ने खुद की मिलिट्री बनाई और इतना पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया कि क्या पूछो। पता है मैन्यु इस तरह से बातें की जाती है कि चाइना में ऐसी ही हालत है, कुछ कुछ कंपनी में तो पूरा ब्लैकआउट होता है, और यानी एक तरह से एक बंदा पूरे का पूरा प्रोडक्शन रन करता है, पूरा ऑटोमेटिक प्रोडक्शन रन होता है, टेक्सटाइल हो या उस तरह का लेवल पे वो ले गए। और कुछ लोग जो चाइना जाके आए ना, वो आपको बोलेंगे देखो मैं चाइना नहीं गया हूँ, मैं यूरोप गया हूँ, लेकिन चाइना इतना आगे निकल गया टेक्नोलॉजी वाइज कि ऑलरेडी सब बोल के चाइना हैज गॉन अहेड देन यूएस ऑन टेक्नोलॉजी वाइज। तो चाइना बहुत ही उस तरह से ग्रो किया है। तो ये सब चीजें है ना, दिखाती है कि चाइना का डोमिनेंस क्या है। चाइना इसलिए तो झुक नहीं रहा है। करेक्ट। और चाइना को पता है कि आगे जाके उनको यूएस को उनके पास तो आना ही पड़ेगा। अभी यूएस वो ये कि डील करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी वो होती है कि नहीं होती है, क्योंकि इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपका लेबर इतना महंगा है। और चाइना का क्या प्रॉब्लम है, चाइना का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो गया कि ये जो टैरिफ लगा दिया, अभी तो आई थिंक 30% है टैरिफ, लेकिन उसके वजह से ना चाइना का एक्सपोर्ट यूएस में कम हो गया। अगर वो एक्सपोर्ट यूएस में कम हो तो समझ लो उनका एक्सपोर्ट समझ लो 25-30% से कम हो गया है, 50% भी कम हुआ होगा। फिर वो क्या करेंगे, वो बाकी सब मार्केट में फ्लड करेंगे। अभी वही हो रहा है कि वर्ल्ड में बाकी सब मार्केट ओवर सप्लाई जा रहा है, क्योंकि चाइना लिटरली फ्लड का है, और पूरा जो वर्ल्ड का जो इंपोर्ट होता है ना वो 10-15% से बढ़ चुका है। इट क्लियरली शोड के चाइना जो यूएस में माल नहीं बेचे वो सब जगह बेचे, इंक्लूडिंग इंडिया।
इंडिया में भी फ्लडिंग बहुत हो रही है। अभी ये जो कंजम्पशन बूस्ट आया है इंडिया में, इसमें काफी हद तक चाइना को भी फायदा होगा, ये जो जीएसटी कट एंड ऑल दैट। तो ये चीज है। तो अभी क्या हुआ है कि काफी हद तक पूरी दुनिया में फ्लडिंग हुई, क्योंकि देखो अभी उनकी रोजी रोटी है। देखो चाइना का मॉडल क्या था, चाइना का मॉडल था स्केल था। मार्जिन कम मिलेगा लेकिन स्केल में करेंगे, और वही फायदा चाइना को, उन्होंने इतना बड़ा स्केल कर दिया कि अभी इरिप्लेसेबल है। देखो अब इंडिया में क्या होता है, मैं सिंपल बताऊं, हम लोग उस तरह से कैपेक्स नहीं डालते जितना चाइना कैपेक्स डालता है। चाइना में अभी अगर आप देखो ना, तो 150 शिप अभी मैन्युफैक्चर हो रही होगी, जब अभी यूएस में अगर आप देखो तो 4 से 5 शिप मैन्युफैक्चर हो रही होगी। इंडिया में भी इतनी ही होगी। यानी किस लेवल पे कैपेक्स वो इम्प्लीमेंट करा, उसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प की, उन्होंने सब्सिडी फंडिंग दी एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज होती है ना, कि ये रिप्लेस नहीं कर सकते रातों रात। ओके, तो चाइना अगर फ्लडिंग करने लगा तो हर एक कंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है, करेक्ट, और उनका खुद का माल कैसे बिकेगा। तो यही अभी हो रहा है कि डंपिंग का इशू बहुत हो चुका है वर्ल्ड लेवल पे। इवन अगर आप इंडोनेशिया थाईलैंड में देखो तो काफी सारे जॉब लॉस इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट्स आ रहे। इवन थाईलैंड में तो ऐसी बातें है कि बेसिकली उनकी काफी सारी ईवी कंपनीज बंद हो गई, क्योंकि चाइना ही इतना डंपिंग कर रहा है ईवी मार्केट में। तो बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्टली अगर जो कंजम्पशन बूस्ट आता है इंडिया में, इनडायरेक्टली चाइना को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें डंपिंग रोकनी लगेगी। और चाइना तो चाहता है कि भाई फ्लड हो, पैसे, फ्लड यानी मनी सप्लाई हो या कुछ ऐसे टैक्स सेट करो तो लोगों के पास पैसा है, तो किसी कंट्री में अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो जाके अपना माल बेचेगा। सिंपल है, उनको आप बीट ही नहीं कर पाओगे। तो इंडिया को करना क्या चाहिए। देखो मेन क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ यूएस तो लाल आंख दिखा रहा है, उन्होंने जिस तरह से H1B वीजा और वो सब इश्यूज खड़े किए हैं। ओके, एक क्लियर कट साइन है कि भाई यूएस नहीं चाहता कि इंडिया के एम्प्लॉयज वहाँ काम करें। और आगे जाके टैरिफ का मामला भी अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, अभी बोल रहे हैं नवंबर एंड तक होगा, लेकिन कितना होगा पता नहीं है। तो आप चाइना की तरफ हम लोग झुके कि चाइना पे भी भरोसा नहीं कर सकते, वो भी स्लीपिंग जायंट है। लेकिन हम लोग, आप देखो, बॉर्डर इश्यूज है, तो वो तो अगर आप देखो तो चाइना के जापान के भी बहुत सारे इश्यूज थे सदियों से, हजारों साल, यानी कि नहीं 1000 1500 साल से। चाइना के थाईलैंड के साथ भी, ताइवान के साथ भी इतने इश्यूज थे। तो वो भी, लेकिन धंधा देखिए आप, ताइवान का मैक्सिमम जो एफडी, सॉरी, चाइना में मैक्सिमम एफडीआई ताइवान से आ रहा है। तो देखो झगड़ा तो सबके साथ होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो आगे जाके उसको निचोड़ सके। निचोड़ तो नहीं बोल सकते, अच्छे वर्ड, अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन किसी हद तक ना किस तरह से हम लोग चाइना से की हेल्प लेके हमारा मैन्युफैक्चरिंग और वो सब बढ़ा सके। हाँ, वी कैन गिव देम एक्सेस टू कम टू इंडिया एंड सेटअप नो कंपनीज एंड ऑल, लेकिन वही है कि आईपी इशू नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्लस वो कहते हैं ना कि डेटा चोरी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको लाना पड़ेगा, लेकिन लाना जरूरी है। यू नीड एफडीआई, और एफडीआई जो है ना चाइना दे सकता है। चाइना में अभी भी इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो उतना कैपिटल यहाँ डाल सकता है। और हमें भी देखो, अभी तक हमारी जो इकोनॉमी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना, हमने अभी तक मैक्रो स्टेबल रखा है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। अभी कहीं ना कहीं हमें छूट देके कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अगर अभी इस साल का कैपेक्स की बात करें तो 10 से 11 लाख का करोड़ है, अभी तक 4.5 लाख करोड़ का स्पेंड हुआ है। लेकिन कैपेक्स नहीं बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर रोजगारी में प्रॉब्लम होगी। देखो आईटी ऑलरेडी इशू में है, हमें भी पता है कि हजारों में नो जॉब लॉस हो रही है। और वो अगर आप टीसीएस की बात करें तो बोल रहे 20,000, लेकिन 30 40 हजार लोगों निकाल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। 12,000 का उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट में बोला था। एसेंचर अभी 11,000 निकाले, आगे जाके और लॉस होगी। तो यू नीड अ पैरेलल, कुछ तो सिस्टम चाहिए जहां जॉब्स आए। तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का फोकस कंजम्पशन पे है, लेकिन आगे जाके मुझे पता है कि वो लोग वहां भी फोकस करेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट पे इतना भार देके भाई मुझे फिजिकल डेफिसिट कम ही रखना है, क्योंकि मुझे रेटिंग चाहिए। रेटिंग का क्या करोगे जब तक
आपके वहाँ जॉब नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है ना अपने लिए। तो बेसिकली आगे जाके मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब एंड ऑल दैट शुड बी डेवलप्ड इन इंडिया सो दैट इंडिया में जॉब्स बने। देखो चाइना भी उसी मॉडल से ऊपर गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ, और उसके वजह से वो ऊपर गया है। तो काफी हद तक देखिए, अगर आप देखोगे तो यूएस का जो स्लो डाउन आ रहा है उसका इम्पेक्ट हर जगह होगा, इंक्लूडिंग इंडिया, ओके, इंक्लूडिंग चाइना। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम तो आने ही वाला है अगर यूएस स्लो डाउन। अभी आपको वहाँ की इकोनॉमी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ये जो टैरिफ का मामला है, जिस तरह से वो लेफ्ट राइट सेंटर टैरिफ लगा, अभी तो वो मूवीज में भी, जैसे हॉलीवुड की मूवीज जो बाहर बनती हैं उसमें भी वो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जीडीपी अगर डाउन आती है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट उनके सभी नो सिटीजन के बाइंग पावर में रहेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जीडीपी डाउन होगा, तो स्लो डाउन आ सकता है। तो वो वर्ल्ड ओवर में इम्पैक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा कंजम्पशन है वो यूएस में, बाकी कहीं भी इतना बड़ा कंजम्पशन नहीं है, तो यूरोप के पास भी इतना पैसा नहीं है। सो वी हैव टू सी के अगर यूएस अगर ठंडा होता है तो हमें पैरेलल एक बेस बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इंफोसिस जैसे बात करते हैं 15,000 करोड़ का या जो भी है, उन्होंने बायबैक किया, क्या मतलब है? आप यहाँ R&D में स्पेंड नहीं कर रहे हो। एनवीडिया देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, गूगल, वो क्या बायबैक पे बाय नहीं, वो लोग स्पेंड करते हैं R&D में। और आप देखो कि जो एनवीडिया है 12 साल में 10 बिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर, यानी हमारी जीडीपी के हिसाब से वो पहुंच गया। जबकि इंटेल, जिसने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा, और वो भी बायबैक ही करते जा रहा। तो अपनी हालत ऐसी ना हो, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईटी अगर इतने प्रॉब्लम में है, देन, और वहाँ आपको पता है कि एक बड़ा जॉब लॉस हो सकता है, यू नीड अ कैपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी। अभी कंजम्पशन पे फोकस है, नो डाउट, लेकिन ये जो जीएसटी करता है वो एक लास्ट था, उसके सिवा अभी और क्या कर सकता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपके टैक्स रेट कम कर दिए, जीएसटी रेट कट कर दिया है, बाकी सब रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं, उससे ज्यादा क्या करेंगे? तो R&D स्केल इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया, और हम लोग हमेशा कैश फ्लो, कहते हैं ना कि हम लोग हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, तो प्रॉब्लम। चाइना ने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखा है, चाइना ने कैपेक्स की है। चाइना ने, यानी आपकी जो वन वन कैपेसिटी है तो उनकी 10 कैपेसिटी है, उस तरह के उन्होंने किया है। तो आई थिंक वही रोड पे हमें जाना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि ये जो मामला हुआ है अभी जो टैरिफ का, उसके वजह से यूएस के साथ तो रिलेशन बहुत ही खराब हो गए। चाइना पे भरोसा कर पाएंगे, लेकिन चाइना के मुकाबले आना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी किस तरह से पीएलआई स्कीम्स, और नो काफी हद तक नो इन्फ्लेशन पे भी छूट छाट देनी पड़ेगी। हम लोग बहुत, यानी आरबीआई अगर आप देखो तो रेट कट नहीं करते एंड ऑल दैट, एंड उसके वजह से भी क्या होता है कि, बाय द वे, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आरबीआई पॉलिसी है, अभी तक वो हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है क्या रेट कट है, लेकिन हुआ है कि नहीं, मोस्टली तो वो नहीं होने वाला है। लेकिन हमें जो टारगेटिंग इन्फ्लेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, 2 से 4, वो कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर करके, भाई पहले तो पैसे दो लोगों के हाथ में, तो इकोनॉमी बढ़े, और कैपेक्स ड्रिवन रखो। आई थिंक वहां कुछ होगा ना, तो आई थिंक काफी हद तक फायदा हो सके। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग वापिस, ये कंजम्पशन अगर डाउन गया ना, तो हम लोग वापिस फंसेंगे, क्योंकि आईटी बहुत खराब हालत में है। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग। तो जो क्वेश्चन है कि भाई चाइना पे भरोसा कर सकते हैं या यूएस पे, देखो यूएस पे तो लगता नहीं अभी भरोसा इंडियन गवर्नमेंट करेगी। बहुत वो उनके पैर पड़ी है। हाँ, ट्विटर में ठीक है, हाई हेलो करते थे, कल भी आप देखो पाकिस्तान, उनको तो नोबेल प्राइज चाहिए, ट्रम्प को तो बार बार बोले मैंने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रोका, मैंने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रोका। और किसी को इनको नो नोबेल प्राइज दे दो, या तो जान छूटे यार, ये क्या पूरे दिन करते रहते हैं। बट एनीवेज, ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से यूएस का बिहेवियर है हमारे साथ, अब ट्रम्प के दौरान तो बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पर तो भरोसा नहीं कर सकते। चाइना पे थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। चेक्स एंड बैलेंसेस रख के आपको एग्रीमेंट करने हैं, और उनका पैसा यहाँ लाना है। एफडीआई हमें चाहिए चाहिए चाहिए। यूरोप के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन उसमें भी डिले हो रहा है, क्योंकि यूरोप भी चाहता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि
नो जितना हो सके उतना निकला, क्योंकि उनको भी यूएस के साथ बड़ा प्रॉब्लम, दो चाइना और सॉरी जापान और यूरोप ने बोला ना कि भाई हम लोग कुछ $350 बिलियन के इन्वेस्ट करेंगे यूएस, कुछ होने नहीं है उनके तो पैसे नहीं है। आई थिंक साउथ कोरिया ने बोल दिया ना कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो यही हो रहा है, ट्रम्प डंडा मार मार के ये सब एग्रीमेंट करे, इसलिए इंडिया खड़ा हुआ है कि इंडिया को नहीं चाहिए ये सब। और इंडिया इज इन अ बेटर पोजिशन, क्योंकि हमारा पूरा सेटअप है एंड ऑल दैट। लेकिन हाँ, आगे जाके अगर कुछ करना है तो हमें चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने पड़ेंगे। बॉर्डर इश्यूज तो चलते रहेंगे, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस लेके अगर उनका एफडीआई यहाँ लाए, उनसे कुछ सीखे और हमारे कैपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी बने नेक्स्ट 2-3 साल में, तो बड़ा है। नहीं तो 1-2 साल में आईटी की हालत खराब होगी, तो वहां से जो जॉब लॉस होता है वो कहाँ जाएगी। दैट इज द मेन इशू जो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन यूएस में भी ऐसा तो नहीं कि हम डिपेंडेंसी नहीं रखना है, डिपेंडेंसी रखना ही रखना है, बातें भी करनी है, लेकिन कितना भरोसा रखेंगे वो पता नहीं है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे लगा कि थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपके कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। एंड आज शाम को 8 बजे रेलवे का सेक्टर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस स्टॉक्स कौन से लेने हैं, हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जरूर 8 बजे अटेंड करना, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।